हेलो। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरेटिकली पढ़ा था। आप इसके कुछ मैथमेटिकल रिलेशन देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो पॉइंट्स पे पढ़ेंगे हम। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, आप इसके मैथमेटिकल रिलेशन निकालते कैसे हैं। तो आपने पढ़ा हुआ आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, आपने पढ़ी हुई है। तो ये आपने गैस के लिए यूज होती है। बट अगर हम इसे सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको पी की जगह आप पाई यूज़ कर सकते हो या पी भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी या फिर पाई, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रेशर की जगह आप क्या लिखोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो आपका इन एटमॉस्फेयर, वो आपका किस में होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगा। फिर आप यहाँ पर ये आपका जो आर है, आप आर वहाँ पे क्या कहते हैं, आप गैस कांस्टेंट, हम यहाँ पर आर या फिर इसकी जगह एस यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे गैस कांस्टेंट ना कह करके आप सॉल्यूशन के लिए क्या कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब देखिए, जो उसकी वैल्यू है वो आप कैसे रखोगे। अब आप जानते हैं आर की काफ़ी वैल्यूज़ होती हैं, तो वैल्यूज आप किस बेस पे रखते हो, जो आपकी और टर्म्स होती है। जैसे आपके मेन टर्म की आपकी पाई है, तो पाई किस में, एटमॉस्फेरिक में, तो आपको आर की वैल्यू भी एटमॉस्फेरिक में रखनी पड़ेगी। आपका यहाँ पर मोल्स भी हैं तो उसमें मोल्स भी इंक्लूड होना चाहिए। तो आपको आर की वैल्यू इस तरह से रखनी है, जैसे कि आपकी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखिए, इसमें मोल भी आ जाता है, केल्विन भी आ जाता है, ठीक है, और आपका लीटर भी आ जाता है, और सॉरी ये आपका एटमॉस्फेरिक है और एटमॉस्फेरिक भी जाता है। तो इस तरह से आप आर की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे 0.0821, इसे याद रखना। अब देखिए, इसमें चेंजेस कर दीजिए। अब पी की जगह आपने क्या यूज़ कर लिया, पाई, आप पी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाई वी इक्वल टू एन, आर की जगह आप एस भी रख सकते हो, टी। तो v को इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो पाई इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन वी इंटू एस टी। आप जानते हो कि जो n अपॉन वी होता है, n होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इक्वल टू किसके होता है, आपका कंसंट्रेशन या मोलरिटी में आप पढ़ते थे ना। तो मोलरिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो आप इसे कंसंट्रेशन आप क्या होती है, मोल पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n अपॉन वी को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर c लिख सकते हो। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू एन अपॉन वी की प्लेस पर आप सी रख सकते हो, तो सी एस टी, इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ पर आप इसे, अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म में पूछा हुआ है तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन दी हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, टेम्परेचर दिया हुआ है आपको। टेम्परेचर आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आपको केल्विन में लिखना है, ठीक है। अगर वो डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री को किस में चेंज कर लो, केल्विन में। जैसे कि आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो केल्विन में कैसे चेंज करोगे आप, तो 27 प्लस 273, जो चेंजिंग फैक्टर होता है केल्विन में, उससे क्या करोगे आप, 273 से प्लस कर दोगे, तो इक्वल टू जैसे 300 केल्विन, इस तरह से आ जाएगा आपका। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 होता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन होता है, ये रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में। इसके बाद देखिए, सेकंड रिलेशन आप निकाल सकते हो। आपने ये इक्वेशन रखी है, पाई वी इक्वल टू एन एस टी। अब देखिए, हम जानते हैं कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास मीन्स डब्ल्यू अपॉन मोलर मास एम। मास अपॉन मोलर मास को हम क्या कहते हैं, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एन की जगह क्या रखते हो, डब्ल्यू अपॉन एम, ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पाई वी इक्वल टू क्या रखते हो आप, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एस टी। अब आप क्या करें, आपको यहाँ पर अगर मोलर मास निकालना है, आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन में, मोलर मास कैलकुलेट करना है, पाई कैलकुलेट करना है, वी को इधर शिफ्ट कर दो, वी डिवाइड में चला जाएगा, यानी डब्ल्यू एस टी अपॉन एम वी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एम निकालना है तो आप इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो डब्ल्यू एस टी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या होगा आपका, पाई वी अपॉन डब्ल्यू एस टी इक्वल टू, ये क्या बचा, देखिए 1 अपॉन एम मोलर मास। अगर आप मोलर मास निकालना है, एम निकालना है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म उल्टी हो जाएगी। तो क्या होगा, डब्ल्यू एस टी अपॉन पाई वी। तो इस तरह से आप यहाँ से मोलर मास निकाल सकते हो सॉल्यूट का, ठीक है। तो मोलर मास इक्वल टू क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर गैस मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन केल्विन, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब थर्ड मैथमेटिकल रिलेशन देख लेते हैं इसका।
देखिए जो थर्ड मैथमेटिकल रिलेशन है वो क्या कहता है, ये डायरेक्ट होता है पाई इक्वल टू एच डी जी, ठीक है, पाई इक्वल टू एच डी जी। यहाँ पे जो आपने अगर कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है तो उसकी हाइट, ये एस डिपेंड करता है हाइट को, ठीक है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो जो सॉल्यूशन है उसकी हाइट कितनी है, उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड जी इज़ द एसिलरेशन, सॉरी आप लिख सकते हो जी को ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। देखिए ग्रेविटेशनल एसिलरेशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन पर ग्रेविटी का भी कोई इफेक्ट होगा, यानी कि जो सॉल्वेंट सॉल्यूट में फ्लो कर रहा है उस पर ग्रेविटी का भी कोई इफेक्ट होगा, तो उसके लिए हम ग्रेविटेशनल, उसे बैलेंस करने के लिए हम ग्रेविटेशनल एसिलरेशन का यूज़ करेंगे, जी का यूज़ करेंगे। अच्छा आपका क्या होगा, हाइट होगी, कितनी हाइट है इसकी, डेंसिटी कितनी है इसकी, ठीक है, तो ये सब आपको वहाँ पे यूज़ करना है। देखिए हाइट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपको आपने देखा है ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है वो आपका सॉल्यूशन में फ्लो कर रहा है, आप फिर एक प्रेशर लगाते हो और प्रेशर लगाकर प्योर सॉल्वेंट के फ्लो को आप रोकते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर हाइट में क्या चेंजेस आ रहे हैं वही आपको यहाँ पर रखना है, वो हाइट देगा। डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए सॉल्यूशन की कितनी है, वो दिया वो गिवन होगी, तो आपको यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो होता है अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए है, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम जानते हैं जो आपका पाई 1 इक्वल टू किसके होगा, पाई 2, यानी कि आपके दो सॉल्यूशन है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। और हमने पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ उनकी कंसनट्रेशन भी इक्वल होगी, यानी कि C1 इक्वल टू किसके होगा, आपका C2 के। और आपने कंसनट्रेशन पढ़ा था, कंसनट्रेशन इक्वल टू किसके होता है, कंसनट्रेशन इक्वल टू होता है N/V, मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, N1/V1 इक्वल टू N2/V2। आप जानते हैं कि N मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो आप 1 के लिए W1/M1 और 2 के लिए W2/M2 लिख सकते हो। तो N1 को क्या लिखोगे, W1 और नीचे अपॉन में M1, तो ये क्या है यहाँ पे V1, ऐसे यहाँ पे W2/M2V2। तो इस तरह का एक रिलेशन आ जाता है। इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, वो मास ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट इजीली कर सकते हो इसे। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पूछता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब देखिए आपके सॉल्यूशन कुछ ऐसे हैं जिनमें कई तरह के सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, यानी कई तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं, और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, पाई 2, पाई 3 एटसेट्रा, कहीं तक भी हो सकते हैं। तो आप जो रिजल्टेंट या टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे आप लिखते हो पाई आर, यानी कि रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू किसका हो जाएगा, फिर पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस, ठीक है, एटसेट्रा। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3, तब आप क्या करोगे, रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू आप सबको सम करके निकाल सकते हो, पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3। इसी तरह से अगर आपका दो सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो दो सॉल्यूशन है आपके ए और बी, लेकिन उनमें जो सॉल्यूट है, सब्सटेंस जो है इनमें वो सेम है, सेम सॉल्यूट रखते हैं, ठीक है भाई। सॉल्यूशन तो कैसे हैं, सेम सॉल्यूशन है, और जो में सॉल्यूट मिला हुआ है, सॉरी जो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है अलग अलग, हमने अलग ले लिया भाई, दो सॉल्यूशन है ए और बी, तो उन ए और बी में सॉल्यूट जो है वो एक जैसा है, मतलब इसमें भी आपका ग्लूकोज मिला हुआ है, इसमें भी आपका ग्लूकोज मिला हुआ है, तब आपको रिजल्टेंट जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है वो कैसे निकालोगे आप, पाई आर इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखिए वही सिंपल चीज़ है भाई, आपने दो सॉल्यूशन लिए, आपने एक ए सॉल्यूशन लिया, आपने एक बी सॉल्यूशन लिया, और दोनों सॉल्यूशन ग्लूकोज के ही हैं, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन ग्लूकोज के हैं, तो हमने दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया। अब देखिए इसमें एक चीज़ है कि आपका सॉल्यूट सेम होगा, अब उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, आप ये मत समझ के चलिए कंसंट्रेशन भी सेम होगी, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, बट सॉल्यूट जो है वो सेम होगा। जैसे कि हमने कहा ग्लूकोज है, दोनों में ग्लूकोज है, तो आप क्या, तो आपको रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो आपने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, तो रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 मिक्स कर दिया, तो उनके वॉल्यूम भी मिक्स हो जाएंगे भाई। 200 ml थे मान लो दोनों के, तो कितने हो जाएंगे, 400 ml। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 और V2 यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस हैं, जो आपने अलग अलग सॉल्यूशन लिए, और बी और पाई जो आपका रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर।
देखिए अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इसने ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि आपको पाई कैलकुलेट करना है यहाँ पर। इसलिए दिया क्या हुआ है, इसने दिया 5% सॉल्यूशन। अब आप जानते हैं जो 5% मीन्स 5% मीन्स क्या हुआ, यानी कि 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो आपका W है वो आपका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। जो आपका वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है, इसने 100 ml दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपका जो फॉर्मूला है आपने अभी निकाला था, पाई वी इक्वल टू NRT होता है। फिर आपने यूज़ किया था पाई इक्वल टू N/V, पाई वी इक्वल टू क्या निकाला था हमने, NRT। तो N इक्वल टू क्या होता है, W/M। तो आपने लिखा था पाई वी इक्वल टू W/M/RT, और वी को बी इधर शिफ्ट कर दो तो क्या होगा, पाई इक्वल टू WRT/MV। अब आप इसमें आपको मोलर मास भी चाहिए होगा, तो मोलर मास किसका देख रहे हैं आप, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है आपका C6, देख लीजिए C6H12O6। तो इसमें 12 × 6, 12 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 × 12। ऐसे ही ऑक्सीजन कितना होता है 16, 6 × 16। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके कितना जाएगा आपका 180, आप देख सकते हो कैलकुलेट करके। तो रख दिया W कितना दिया आपका 5 दिया हुआ है। R या S आपका कितना दिया हुआ है, इसमें आप जानते हैं R या S की वैल्यू क्या होती है, 0.0821, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। इनटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इसने 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T इक्वल टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे केल्विन में चेंज कर लो 273 से, तो कितना जाएगा 831.792, ठीक है 291 केल्विन आ जाएगा। तो 291 अपॉन मोलर मास आपका 180 है, और वॉल्यूम आपका दिया हुआ है इसने 100 ml। अब आपको 100 ml को लीटर में चेंज करना है, इसमें ध्यान रखिए। तो 100 ml या फिर क्या लिख सकते हो 0.1 लीटर। देखिए 100 ml क्या लिख सकते हो आप 0.1 लीटर, क्लियर है। तो 0.1 लीटर। अब इसे कट कर दिया, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, 36। अब आप 36 से कैलकुलेट करते हो 291। तो 36 देखिए 36 10 जा 360 होते हैं, तो ये कितना 291 यानी कि 300 के आसपास है। इसका मतलब ये आपका 8 जा 9 जा 8 जा के आसपास चल जाएगा। तो 3 8 जा कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसे 3 8 जा 0.8 ये आ जाएगा, ठीक है। 3 8 जा 228 होते हैं, 3 8 जा 228, तो 288 सॉरी 288 होते हैं। तो कितने बचेंगे, 3 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 30 हो जाएगा, फिर भी नहीं चलेगा 36 में। इसके बाद आपको करना, फिर 0 बढ़ाओगे 300 हो जाएगा, फिर 8 में ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। तो आपको क्या बचा है 0.0821 इंटू 8.08, देखिए 0.0821 इंटू 8.08 अपॉन, यहाँ से तो सब कट गया, 0.1 बचा। अब आप 0.1 को अगर ऊपर शिफ्ट कर देते हो तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.0821 इंटू 8.08, यहाँ पर पॉइंट है। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आता है आपका 6.63 एटमॉस्फेरिक, यानी कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 6.63 एटमॉस्फेरिक है। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।